अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दोज हु आर वाचिंग मी एंड लिसनिंग मी। दिस इज सैयद मोहम्मद सिप्तान और मैं आपको रिव्यू पोर्टल की प्रेस रिव्यू सीरीज में वेलकम कहता हूं। आप प्रेस रिव्यू नंबर 8 देख रहे हैं, जिसमें हम 9 जुलाई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 तक की तमाम मेजर न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रेस रिव्यू को। सबसे पहली न्यूज़ जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो नेटो समिट 2023 से रिलेटेड है। जी हाँ, लिथुआनिया के शहर विल्नियस में ये समिट मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम नेटो ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। इस मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम नेटो ममालिक रशिया को यूक्रेन वॉर में पीछे धकेलने के लिए पुरअज़म हैं और हम बिल्कुल भी नहीं डगमगाएंगे। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें यानी तमाम नेटो ममालिक को कोल्ड वॉर वाले स्पिरिट की ज़रूरत है। और इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन का एक लंबा एम्बिशन है, यानी अमेरिका का एक एम्बिशन है कि ये वॉर बेशक जितनी देर तक जारी रहे हम रूस को लाजमन हराएंगे। और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये भी कहा कि स्ट्रेटेजिकली ये व्लादिमीर पुतिन की एक बहुत बड़ी गलती थी यूक्रेन पर हमला करना, क्योंकि किसी भी नेबर कंट्री को आप इस तरह इन्वेड करके फतह नहीं कर सकते। और अगर हम हिस्ट्री में देखें तो वाकई जब भी एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी को परसू किया गया है तो अक्सर ममालिक को ज़्यादातर सूरतों में हमेशा हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम देखें तो तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो एक साइड पे हैं और रशिया और चाइना एक साइड पे हैं, लेकिन चाइना ओपनली उस तरह रशिया के साथ भी नहीं खड़ा। चाइना एज एक बड़ा डिप्लोमेटिकली जो है अपने तमाम काम को लेकर चल रहा है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि क्या हिस्ट्री इस दफ़ा रिपीट होती है, क्या रशिया इस जंग में नाकाम होता है, या फिर इस दफ़ा बाजी पलटेगी और रशिया कामयाब होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और फिर मैं वही कहता हूँ कि दुनिया में जितने भी मसाइल हैं उनका हल सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है, और वो है पीसफुल नेगोशिएशंस। हिस्ट्री में हमेशा हम देखते हैं कि जितने भी बड़े मसाइल हैं या जितने भी बड़े जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल ताकतें या इंटरनेशनल ममालिक हमेशा नेगोशिएशंस के ज़रिए ही कामयाब हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो यूक्रेन की नेटो ज्वाइनिंग से रिलेटेड है। जी हाँ, यूक्रेन मुसलसल चाह रहा है कि उसे नेटो का मेंबर बना दिया जाए, यानी वो नेटो को ज्वाइन कर ले। लेकिन नेटो का ये कहना है, नेटो का ये मौक़िफ़ है, जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनने से पहले कंडीशंस को मीट करना होगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये किस तरह होगा कि जो नेटो की कंडीशंस हैं उनको यूक्रेन फुलफिल कर सकें। तो इसका आंसर ये है कि नेटो का जो चार्टर है उसका आर्टिकल नंबर 5 ये लिखता है और ये बताता है कि कोई भी मुल्क जो नेटो मेंबर है उस पर हमला तमाम ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। नेटो की ये आर्टिकल नंबर 5 में लिखा हुआ है। अगर हम यूक्रेन की सिचुएशन को देखें तो यूक्रेन जो है वो पहले ही जंग के हाल में है और उसकी जंग रशिया के साथ लगी हुई है। इस सूरत हाल में किसी भी मुल्क को अगर नेटो को ज्वाइन करना है तो सबसे पहले उसे एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए और वहाँ पर पीस होना चाहिए, यानी वो वॉर की सूरत हाल में ना हो। और यानी अगर हम इजी अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करें तो उसे लेवल 0 पर आना होगा। और उसके बाद अगर वो नेटो को ज्वाइन करता है और उसके बाद कोई भी मुल्क या कोई इंटरनेशनल ताकत उस पर हमला करती है तब नेटो कंट्रीज़ जवाब देंगी, क्योंकि ये नेटो ममालिक का जो क़याम किया गया था वो दरअसल सिक्योरिटी पैक्ट के थ्रू ही किया गया था। इसका असल मकसद सिक्योरिटी ही है यूरोप की और सारा जो अटलांटिक ओशन है और उसके बाद अमेरिका की। तो इस सारे सिनारियों में यूक्रेन वॉर का एंड जो है वो जब होगा उसके बाद ही यूक्रेन प्रॉपर नेटो का मेंबर बन सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग द सिविल वॉर इन सूडान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूडान में आरएसएफ और उनकी रेगुलर आर्मी सिविल वॉर की सिचुएशन में है
और सूडान एक क्राइसिस से गुजर रहा है। इस पूरी सूरत हाल के दौरान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये अनवेल किया है कि सूडान के मुख्तलिफ इलाकों में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं, स्पेशली डारफर रीजन में, जहाँ पर ख़वातीन का रेप जो है वो एक मामूल की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, यानी उनका मुसलसल रेप हो रहा है। दूसरी तरफ जो बच्चे हैं उन्हें भी वॉर क्राइम्स का विक्टिम बनाया जा रहा है। और अगर हम मास स्केल पर देखें तो एक शदीद जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की वेव है वो इस रीजन में स्टार्ट हो चुकी है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आईसीसी का जो लेजिटिमेसी है वो काफ़ी लिमिटेड है, यानी उनकी जो जुरिस्डिक्शन है इन रीजन्स के ऊपर वो बहुत लिमिटेड है। अब हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में आईसीसी इस सारे सिनारियो को कैसे लेकर चलता है और इस सिविल वॉर के दौरान होने वाले तमाम वॉर क्राइम्स को आईसीसी कैसे डील करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने एक ह्यूज कंसर्न शो किया है अपनी रीसेंट स्पीच के दौरान, जिसमें उनका कहना ये था कि टीटीपी जो है उनकी सेफ हेवन्स अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। वहाँ से उनके लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वो दहशतगर्दों को लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मसला और थ्रेट बनता जा रहा है। तो अगर हम रिसेंट पास्ट में देखें तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद जो टीटीपी की एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी तौर पर ख़त्म हो चुकी थी, यानी बहुत कम हो चुकी थी, यानी हम ये कहें कि बिल्कुल ना होने के बराबर हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही साल 2022 का एंड आया है और उसके बाद 2023 शुरू है तो हमने वेरियस इश्यूज जो हैं फाटा में, फॉर्मर फाटा रीजन्स में और केपीके में विटनेस किए हैं, जिनमें कई खुदकुश धमाके और दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें भी थीं। तो इस सारे सिनारियों में जनरल आसिम मुनीर ने ये स्टेटमेंट रिसेंटली दी है, और जिसके जवाब में तालिबान के तर्जुमान का कहना ये था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ हम अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है अफ़गान तालिबान की, वो भरपूर कोशिश कर रही है कि टीटीपी की सेफ हेवन्स को या आईएसआईएस की सेफ हेवन्स को पाकिस्तान में या दुनिया की किसी भी मुल्क में कोई भी जारहाना एक्टिविटी करने से रोका जाए और इनको मिटाया जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो इंडिया से है। जी हाँ, इंडिया में आम इंतखाबात में सिर्फ 90 दिन बाकी रह गए हैं और बीजेपी की रूलिंग गवर्नमेंट ने अंदिया दिया है कि जो इक्वल लॉ है इक्वल लॉ फॉर एवरीवन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि हर किसी के लिए इक्वल लॉ होना तो हर मुल्क में होता है, यानी ये रूल होता है। नहीं, इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया में मल्टीपल एथनिसिटीज़ और रेसेस जो हैं वो रहती हैं, जिसमें डिफरेंट रिलीजन्स हैं और डिफरेंट कबीले हैं जो रहते हैं, जिन्हें उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस के मुताबिक भी लॉ के अंडर सज़ा दी जाती है या इंसाफ दिया जाता है। और दूसरी तरफ इंडिया का एक सेकुलर कोड भी है जो हर शहरी के लिए एक ऑप्शन है जिसे वो यूज़ कर सकता है। लेकिन अब बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि वो एक ऐसा बिल पेश करे और एक ऐसी लेजिस्लेशन करे जिससे एक ऐसा कानून तरतीब दिया जाए जिसके अंदर तमाम मज़ाहिब और तमाम वो कबाइल जिनको उनके कस्टम्स के मुताबिक डील किया जाता है वो एक इक्वल एक सेम लॉ के अंडर आ जाए। अब हम ये देखते हैं कि इस लॉ की जो फ्यूचर में मुहर्रिकात हैं वो क्या होंगी। लेकिन अगर हम प्रेजेंटली देखें तो इस जो प्रपोज़ल है, जो ये प्रपोज़ल बीजेपी की गवर्नमेंट ने दिया है, इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है विद इन द इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड। अब हम ये देखते हैं कि इससे फ्यूचर में क्या मसाइल पैदा होंगे या इसका क्या फ़ायदा जो है इंडियन पीपल को होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से है।
जी हाँ, जुमे के रोज़ 14 जुलाई 2023 को इसरो ने एक स्पेस रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम चंद्रयान-3 था और ये रॉकेट मून के सरफेस यानी चांद की सतह पर जाकर लैंड करेगा और ये एक अनमैन्ड रॉकेट है। इससे पहले यानी इंडिया से पहले रशिया, चाइना और अमेरिका अपने स्पेस रॉकेट्स को चांद की सरजमीन पर लैंड करवा चुके हैं और इससे कबल भी 4 साल पहले इंडिया ने एक कोशिश की थी जिसमें वो नाकाम रहा था और बिल्कुल लैंडिंग से कबल कंट्रोल रूम से रॉकेट का जो राब्ता था वो मुनक़ता हो गया था। लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंटली बात करें तो ये कहा जा रहा है इसरो की जानिब से कि रॉकेट की जो हेल्थ है वो नॉर्मल है और होपफुली इस दफ़ा ये मिशन जो है ये कामयाब हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडियन इंजीनियर्स ने इंतहाई महारत से इसको जो है वो तरतीब दिया है, इस मिशन को शक्ल दी है और इस पर सिर्फ $74.6 मिलियन का खर्चा आया है, जिसको अगर हम चाइना, रशिया और अमेरिका के स्पेस मिशन से कंपेयर करें तो ये इंतहाई कम खर्चा आया है, जिस पे क्रेडिट जो है इसरो ने इंडियन इंजीनियर्स को दिया जिन्होंने इंतहाई महारत से इस सारे प्रोग्राम को टैकल किया। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया का ये जो स्पेस मिशन है चांद पर लैंड करने का, ये किस सतह पर जाकर कामयाब होता है और इसकी क्या फ्यूचर में इम्प्लीकेशंस होती हैं इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ आए तो स्पोर्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो इस पूरे वीक में रही वो विंबलडन ओपन फाइनल से रिलेटेड थी। जी हाँ, 16 जुलाई 2023 को आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज के दरमियान विंबलडन ओपन का फाइनल खेला जाएगा। अगर हम टाइटल्स की बात करें तो नोवाक जोकोविच जो वर्ल्ड नंबर 1 है वो ऑलरेडी 35 ग्रैंड स्लैम्स के फाइनल जो हैं वो खेल चुके हैं और ये तारीख में किसी भी इंडिविजुअल के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम फाइनल्स हैं। अब हम देखते हैं कि क्या आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच जो है वो इस फाइनल को जीतने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।